हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX देवेशपाल। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकाई 3 यानी कोशिका संरचना एवं कार्य। तो 11th क्लास की ये थर्ड यूनिट है जिसका नाम है कोशिका, जिसमें हम लोगों को जो है 3 चैप्टर देखने हैं, 8, 9 और 10th। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका से, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है यानी जो मनुष्य का शरीर है वो बना होता है कोशिका से। तो चलिए हम लोग कोशिका से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर अध्याय 8, कोशिका जीवन की इकाई। तो कोशिका जो है हमारे जीवन की इकाई क्यों है? तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो पूरी दीवार है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है ईंटों से। और अगर ईंट निकाल दी जाए ना दीवार में से, तो जो है दीवार बचेंगी ही नहीं। उसी प्रकार जो है अगर हमारी बॉडी से कोशिका निकाल दी जाए तो हमारी बॉडी बचेंगी ही नहीं। इसलिए इसको कहते हैं जीवन की इकाई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो हमें बताया गया है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। तो आप अपने आसपास देखोगे, जहाँ भी आप बैठे हो, तो सबसे पहले तो आप खुद जीव है हो, एक जिसमें जीवन है उसे जीव कहते हैं। निर्जीव की बात करें तो चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी जिसमें जीवन नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं, आप आवश्यक आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिसके कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं कह सकते, मतलब उन्हें हम लोग। तो इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थित एवं अनुपस्थिति, यानी अगर किसी चीज़ में कोशिका उपस्थित है तो वो जीवित जीव है, और किसी चीज़ में अगर कोशिका अनुपस्थित है तो हम लोग मान लेंगे कि उसमें जीवन नहीं है। इसके बाद सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं, यानी जितने भी जीवधारी है जिसमें जीवन होता है वो कोशिकाओं से ही बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे की बात करें हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उससे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को दो चीज़ देखने को मिलती है कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कोशिका क्या है। तो इसे हम लोग समझते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिकीय जीवधारी की बात करो, मतलब करते हैं हम लोग। देखो एक चीज़ याद रखो, मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ तो फंबल हो जाएगा, तो उसे इग्नोर करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कोशिका का फर्स्ट पॉइंट कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व यापन वह है ऐसा, लेकिन ये याद रखना है कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व यानी कि कोशिका कहीं पे भी रह सकती है, स्वतंत्र है। ये जल में, अग्नि में, नाले में, नदी में, हमारे अंदर, किचन में, बाथरूम में, गटर में, कहीं पे भी ये कोशिका रह सकती है। जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में ये सक्षम होती है, यानी जीवन जीने के लिए जितने भी काम होते हैं ना, सब ये कर सकती है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता, यानी हम लोगों का जो है स्वतंत्र जीव अस्तित्व, यानी कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है कोशिका के बिना। तो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की कोचिंग कर रहे हो, GNT कर रहे हो, PVT कर रहे हो, PAT की कर रहे हो, 11th में हो, तो सभी एंगल से ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस कारण जीव के लिए कोशिका की मूलभूत संरचना व क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन ये याद रखना, जो जीव है, जीव के लिए जो कोशिका है वो जो है मूलभूत इकाई है और संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मूलभूत का मतलब समझ गए, फंडामेंटल यूनिट है, यानी कोशिका के बिना कोई जीव बन ही नहीं सकता। और संरचनात्मक व क्रियात्मक क्यों बोला? क्योंकि हमारी बॉडी की जो संरचना है ना वो कोशिका से ही हुई है। और क्रियात्मक क्यों बोला? क्योंकि जितनी भी क्रिया होती है, प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना या कोई भी चीज़ बनाना, वो कहाँ होती है? वो कोशिका के अंदर ही होती है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किसने की है, तो वो लुएनहॉक है। अब आप यहाँ पे NCERT से बाहर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मृत कोशिका थी। तो NCERT ने जो दिया है वो दिया है कि एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने पहली बार जो है कोशिका को देखा था, वो इसका वर्णन किया था। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। याद रखना, हुक नहीं बोला है यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन बोला है। तो इन्होंने फिर जो है केंद्रक की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ, बाद में इनमें सुधार हुआ, यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। तो उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। उसके बाद जो है
उसके बाद कोई तो आया, सो 1 मिनट। उसके बाद जो है क्या लिखा है भाई, ये फ्रैंक कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन जो है संभव हो चुका। तो याद रखना ये नई बात नहीं है, बायो में ऐसी टर्मिनोलॉजी आएंगी जहाँ पे हमारी टंग स्लिप हो जाएंगी, तो ये आप पढ़ने की कोशिश करना। मैंने जो पढ़ने की कोशिश की आपके सामने है। चलिए, तो हम लोग कोशिका समझ गए कि क्या क्या हुआ। कोशिका के बारे में आपको याद रखना, स्वतंत्र अस्तित्व है, जीवन के सभी कार्य करने की इसके पास क्षमता होती है, और हमारा जीवन जो है ना कोशिका के बिना ये हो ही नहीं सकता, अस्तित्व ही नहीं है इसका। और कोशिका मूलभूत इकाई है किसी भी जीव की, और संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ल्यूएनहॉक है, ल्यूएनहॉक ने जो है पहली बार कोशिका को देखा था, इसका वर्णन किया था। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने आए थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की। इसके बाद में धीरे धीरे जो है सुधार होते गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो हम लोग बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लेडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो वनस्पति शास्त्री थे ना, पहला क्वेश्चन ये कहाँ के थे, जर्मनी के। दूसरा क्वेश्चन कहाँ के थे, ये नाम क्या है इनका, मैथियस स्लेडन। ठीक है, तो ये याद रखना, जिसको जो है मैथियस स्लेडन इन्हें एमजे स्लेडन भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी में पूरा नाम दिया है। तो ये वनस्पति शास्त्री थे यानी बॉटनिस्ट थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने जो है पौधों पे अध्ययन किया। और कंक्लूजन क्या निकला, इन्होंने बोला कि सभी पौधे किससे मिलके बने होते हैं, कोशिका से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो पौधों में जो है ऊतकों का निर्माण करते हैं, तो जो कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। लगभग इसी समय फिर एक और वैज्ञानिक आए थे 1839 में, एक साल बाद, जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, जो है प्राणी वैज्ञानिक यानी कि जूलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था थियोडोर स्वान, जिसको टी स्वान भी कहते हैं, ने विभिन्न जंतु कोशिका के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे हम लोग आजकल जो है जीवद्रव्य झिल्ली कह देते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि, अब याद रखना, जंतु शास्त्री थे, जंतुओं पे अध्ययन किया, फिर इन्होंने बोला कि जो है पतली परत मिलती है कोशिका के बाहर, जिसको जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। लेकिन ये जंतु वैज्ञानिक रहने के बाद भी इन्होंने किस पे अध्ययन किया, पादप ऊतकों पे। ये भूलना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने पाया कि जो है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशिष्टता है। इन्होंने पाया कि जो प्लांट है और एनिमल है उसमें अंतर क्या है। भाई कोशिका झिल्ली जो है प्लांट में भी देखने को मिलती है, एनिमल में भी देखने को मिलती है, तो प्लांट सेल में ऐसा स्पेशल क्या है। तो उन्होंने देखा कि कोशिका के बाहर क्या मिलती है, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, और यही इसकी विशिष्टता है। इसके बाद उपरोक्त आधार पर जो है स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणी और वनस्पति का शरीर कोशिका व उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो किसने बताया, स्वान ने बताया, ना कि दोनों ने बताया। स्वान ने बताया परिकल्पना की। परिकल्पना का मतलब क्या होता है, कल्पना यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं कि कैटरीना कैफ शायद हमारी वाइफ बन जाती, या वो हीरोइन हमारी वाइफ बन जाएंगी, तो ये हम लोग कल्पना करते रहते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने भी कल्पना की कि शायद जो है वो प्राणी हो या वनस्पति हो, उनका शरीर जो है कोशिका से और उनके उत्पाद से ही मिलकर बना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कहानी कुछ ऐसी थी कि स्लेडन और स्वान दोनों साथ में मिल गए, तो इस संयुक्त रूप से इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो दोनों ने मिलकर दिया। किसने, स्लेडन और स्वान ने। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत क्या बताने में असफल रहा था। तो इन्होंने ये तो बताया कि चाहे वो प्राणी हो या एनिमल हो, वो कोशिका से मिलके ही बने होते हैं, लेकिन ये बताना भूल गए ये कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बार कौन आए थे, रोडोल्फ विर्चो आए थे। कब आए थे, 1855 में। इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कि डिवाइड होती है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से ही होता है। इन्होंने बोला कि ये जो नई कोशिका है, इसका निर्माण कहाँ होगा, पहले से उपस्थित कोई कोशिका होंगी उससे ही होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारा निर्माण किससे हुआ है, हमारे मम्मी पापा से, यानी हमारी मम्मी पापा की सेल पहले से उपस्थित थी, तभी वो आपस में मिली और फिर हमारा जन्म हुआ, यानी नई कोशिका का निर्माण हुआ। तो ये किसने बताया, रोडोल्फ विर्चो ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है, तो रोडोल्फ विर्चो ने।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है, पूर्व स्थित कोशिका से, जिसको इन्होंने कहा ओमनिस। तो मैं 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कहा है इन्होंने। ओमनिस सेलुल ई सेलुला, कई बार जो है नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओमनिस सेलुल ई सेलुला, इन्होंने स्लेडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो याद रखना, नया कोशिका सिद्धांत जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं, तो रोडोल्फ विर्चो ने किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जो है कोशिका सिद्धांत निम्नवत है, यानी अभी जो करंट में है वर्तमान में, वो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीव कोशिका व उनके उत्पाद से बने होते हैं, ये हमने पहले देख चुके हैं। और सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही जो है निर्मित होते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कुछ बेसिक चीज़ें, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोशिका क्या होती है, तो ये हम लोगों ने देखा कोशिका क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बात की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। स्लेडन स्वान ने क्या बोला, क्या नहीं कहा, किसने किसकी खोज की, क्या बताने में असफल रहा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक के याद रखनी है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोशिका का समग्र अवकलन, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी देखने को मिलेंगी 9th 10th 11th 12th नीट जीएनटी, और स्पेशली अभी बायोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करना है अगर कुछ डाउट हो या कुछ सीखा हो वीडियो से, तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।